नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 9 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में ये माहौल बना रखा था कि कांग्रेस की सरकार ही इस देश को चला सकती है, कांग्रेस के अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। लेकिन 62 से 67 के बीच एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट होने लगा कि देश के सामने सवाल खड़ा हुआ और देश में बदलाव की लहर चल पड़ी। सामान्य रूप से सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति हो तो उनके विषय में कुछ लिखना सरल होता है क्योंकि चीजें उपलब्ध होती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन सार्वजनिक रहा हो लेकिन ट्रेन के डिब्बे में बगल में बैठा हुआ भी पहचानता नहीं था कि इंसान कौन है, ऐसा स्वयं को पूर्णतया समर्पित जीवन जीना, जिसने अपनी कोई पहचान कहीं छोड़नी नहीं, इस भूमिका से जीना। और ऐसे व्यक्ति के संबंध में 30 साल तक लगातार उनके हर साथी से पूछते पूछते, भैया कुछ तो बताओ, तुम भी तो दीनदयाल जी के साथ थे, कैसा थे, क्या करते थे, क्या बोलते थे, कहीं लिखा हुआ है क्या, चिट्ठी है क्या। मैं मानता हूं ये एक बड़ा भगीरथ काम किया है आप लोगों ने, भगीरथ काम। और इसलिए और जब ये 15 खंड, और जीवन का कालखंड बड़ा नहीं था, वो छोटा था, 50 साल की आयु का, लेकिन इतने छोटे से कालखंड में हमें इतना बड़ा वैचारिक अधिष्ठान देकर के दीनदयाल जी गए। ये 15 ग्रंथ एक प्रकार से पंडित जी की जीवन यात्रा, पंडित जी की विचार यात्रा और पंडित जी की संकल्प यात्रा की त्रिवेणी है। और आज का ये पल इस त्रिवेणी यात्रा को चरणामृत लेने का पर्व है, यह अवसर है। पंडित जी के जीवन में सादगी, मैं समझता हूं कि अगर कोई भी पंडित जी की बात करेगा तो सबसे पहले सादगी की छवि उभर करके आती है। मुझे तो पंडित जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। जब उनकी हत्या हुई तो अखबार के हेडलाइन पर थी, हम स्कूल में पढ़ते थे, उस समय पहली बार ध्यान गया था इस महापुरुष की तरफ। लेकिन यहां बहुत लोग बैठे हैं जिनको पंडित जी को निकट से देखने का, सुनने का, बात करने का, साथ में काम करने का सौभाग्य मिला है। अब कल्पना कर सकता है कोई, इतने कम समय में राजनीतिक जीवन में एक राजनीतिक विचार, एक राजनीतिक व्यवस्था, एक राजनीतिक दल विपक्ष से लेकर के विकल्प तक की यात्रा को पार कर ले, ये छोटी सिद्धि नहीं है। और ये विपक्ष से विकल्प तक की यात्रा संभव इसलिए बनी है कि पंडित जी ने जिस विचार बीज से फाउंडेशन तैयार किया था, जो नींव डाली थी, उसी का परिपाक है कि आज विपक्ष से यात्रा विकल्प तक हम विश्व के सामने प्रस्तुत कर पाए। हमारे देश में राजनीतिक दलों के रूप रंग भली भांति हम जानते हैं। लेकिन ये पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है
कि उन्होंने संगठन आधारित राजनीतिक दल का एक पर्याय देश में खड़ा किया। कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के द्वारा चलने वाला दल नहीं, संगठन के आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल। और भारत में भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक संगठन आधारित राजनीतिक दल, ये उसकी अपनी अलग पहचान देता है। और उसका श्रेय उस समय के मनीषी जिन्होंने इस रचना को आगे बढ़ाया, उसमें प्रमुख भूमिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो देश और दुनिया जानती थी, उनके व्यक्तित्व से परिचित थी। पंडित नेहरू की मंत्रिपरिषद में वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे दीनदयाल जी को अपने साथ पा करके कि अगर मेरे पास एक और दीनदयाल, दो दीनदयाल हो तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति का चरित्र बदल सकता हूं। इस देश में कांग्रेस का शासन ही रहेगा, कांग्रेस ही चलेगी, यही एक माहौल था। पंडित नेहरू जी थे तब तक तो कोई अलग विचार भी नहीं आता था, तो आता था तो इतना आता था नेहरू के बाद कौन, यही विचार चलता था देश में। नेहरू के बाद क्या, यह विचार नहीं चलता था। नेहरू के बाद कौन, यही विचार चलता था देश में। उस समय हम छोटे थे, अखबारों में पढ़ते थे, यही आता था, नेहरू के बाद कौन। और बाय एंड लार्ज हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल पनपे ही नहीं थे। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक एक ही राजनीतिक दल की व्यवस्था थी। अचानक 62 से 67 के बीच एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट होने लगा कि देश के सामने सवाल खड़ा हुआ था कि इस वैक्यूम को कौन भरेगा। कांग्रेस बहुत तेज गति से अपनी स्थिति में गिरावट अनुभव कर रही थी। अन्य राजनीतिक दलों का समूह अभी खड़ा नहीं हुआ था, एक ऑल्टरनेट तो था ही नहीं। एक बहुत बड़ा वैक्यूम का वो कालखंड था। पंडित जी के राजनीतिक कौशल्य को समझने के लिए 62 to 67 का जो कालखंड है वो भली भांति बहुत बड़ा मूल्य रखता है, क्योंकि राममनोहर लोहिया जी ने कहा था कि 67 में जब कई राज्यों में कांग्रेस ने अपना शासन खोया, जनता कांग्रेस के खिलाफ जो मिले उसको पसंद करना चाहती थी। उस समय लोहिया जी ने कहा है कि ये दीनदयाल उपाध्याय जी की विशाल दृष्टि का परिणाम था कि राजनीतिक दलों का समूह एकत्र आया, संयुक्त विधायक दल बना और एक अल्टरनेट गवर्नमेंट देने का प्रयास इस देश में हुआ। लोहिया जी कहते हैं कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की ये विशाल दृष्टिकोण का परिणाम था कि देश में हुआ। और उसके बाद हम देख रहे हैं राजनीतिक मानचित्र पर अनेक दल उभरे, लेकिन फिर भी लंबे अरसे तक दलों के समूह एकत्र होकर के ही देश की भलाई के लिए प्रयास करे, ये चलता रहा। दीनदयाल जी की और एक विशेषता रही, उन्होंने कार्यकर्ता के निर्माण पर बल दिया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक नई श्रेणी तैयार हो, जिसका कोई राजनीतिक गोत्र ना हो। ऐसा एक स्वतंत्र चिंतन वाला, राष्ट्रभक्ति से प्रेरित, समाज को समर्पित कार्यकर्ताओं का समूह, इससे बना हुआ संगठन और उस संगठन से राजनीतिक
जीवन में पदार्पण, और इसलिए उन्होंने पूरी शक्ति संगठन को वैचारिक अधिष्ठान देने को, कार्यकर्ता के निर्माण में, संगठन के विस्तार में अपने जीवन का अधिकतम कार्यकाल खपा दिया। और इसलिए ये एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका कार्यकर्ता संगठन केंद्रीय है और जो संगठन राष्ट्र केंद्रीय है, ऐसी एक व्यवस्था पंडित जी ने देश को दी है। और आज हम देख रहे हैं कि जहां भी हम लोगों को कार्य करने का अवसर मिला है, उसके तुलनात्मक अभ्यास कोई भी कर ले। और मैं तो चाहूंगा हिंदुस्तान के जो विश्लेषक वर्ग है, उसने इस देश में पिछले 50 साल में जितने जितने राजनीतिक दलों को शासन में आकर के सेवा करने का मौका मिला है, उनके कार्यकाल का कोई 25-50 पॉइंट लेकर के इवोल्यूशन, हर एक का निश्चित पॉइंट पर इवोल्यूशन हो। एक कंपैरेटिव स्टडी आना चाहिए देश में कि कौन राजनीतिक दल को सत्ता में आने के बाद क्या क्या होता है और कौन क्या क्या करता है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने पसीने से, और जीवन का अंतकाल को देखूं तो मैं कहूंगा अपने खून से, जिस दल को सींचा है, जिस विचार को पनपाया है, वो तपस्या आज भी इस कसौटी से खरी उतरने के लिए सामर्थ्यवान है। ये विश्वास से हम कह सकते हैं। भारत इतना बड़ा विशाल देश है। कभी कभी जब परंपरा की बात करते हैं तो कुछ लोगों को बातें बहुत एक सीमित अर्थ में समझ में आती हैं, तब बड़ी गलती हो जाती है। पंडित जी का एक कोट मैं पढ़ना चाहता हूं, उससे समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम लोगों के चिंतन की धारा रही है। उन्होंने एक जगह पे लिखा है, ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति सभी क्षेत्रों में अपने जीवन के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा वह हम स्वीकार करेंगे। हम नवीनता के विरोधी नहीं और न प्राचीनता के नाम पर रूढ़ियां और मृत परंपराओं के हम अंध उपासक हैं। ये हमारी मूलभूत सोच है। हम नित्य निरंतर नवीन प्रवाह, विचार प्रवाह को स्वीकार करने वाले लोग हैं। राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार हम अपने आप को ढालने वाले लोग हैं। और तभी तो जाकर के इतने कम समय में विपक्ष से लेकर के विकल्प तक की यात्रा में हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का विश्वास जीत पाए।